विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। आपको कुशीनगर लिए चलते हैं, जहां रामकोला में इस वक्त जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। तो विनय जी के चुनाव जीतने का मतलब होगा कि आप योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मोदी जी के काम को मोहर लगाएंगे और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में अपना आप सकल योगदान करेंगे। इस बात को हमको याद है। तो ये कहानी कोई विधायक बनाने की या सांसद बनाने की नहीं होती। यह देश में परिवर्तन लाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, माताएं बहनों की तकदीर बदले इसके लिए, नौजवानों को ताकत मिले इसके लिए, किसान अपने पांव पर खड़ा होकर के आगे बढ़ सके इसके लिए, और देश के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है कि हम विनय प्रकाश गौड़ जी को विधानसभा में भेजें। इस बात को और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, आपने 2019 में अपनी उंगली से आपने कमल का बटन दबाया था कि नहीं दबाया था? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? और आपने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी जी ने लोकसभा में 6 तारीख 2019 में जो मांग आपकी बहुत पुरानी थी, धारा 370 समाप्त करो, उस धारा 370 को मोदी जी ने धाराशाही कर दिया। और जो हम नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसको साकार कर दिया मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धारा कर दिया। तो ये आपके वोट की ताकत है। आप बताइए, हम कहते थे कि नहीं, हम रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते थे कि नहीं कहते थे? और सदियों से कह रहे थे, सदियों से। हमारे पूर्वज भी इसी बात को कहते थे। और ये बात सच्ची है कि नहीं कि समाजवादी पार्टी के सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आज ये अखिलेश जी मंदिर में जाकर के बजरंगबली के सामने घंटी बजा रहे हैं। अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुप गई थे, अब क्या मिलेगा? अब जितनी घंटी बजानी बजाओ, अब तो 3 तारीख को 10 तारीख को घंटी बजेगी और आपकी बजेगी। इस बात पर लेकिन मित्रों, याद रखो कि कौन, आप बताइए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो गया कि नहीं हो गया? गंगा घाट से सीधे स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं कि नहीं होते? ये अंतर आता है जब आपकी उंगली सही जगह पर दबती है तो सही फैसला होता है। आज गलत जगह दब जाए तो उजाला अंधेरे में बदल जाता है। इसको भी हमको याद है। हमारी मुस्लिम बहनें 13वीं शताब्दी के 3 तलाक का खर्च कह रही थी कि नहीं कह रही थी? काला कानून कह रही थी कि नहीं कह रही थी? बस बोला तलाक तलाक तलाक, हो गई कुछ। 13वीं शताब्दी का कानून। और सुनो मजे की बात, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां 3 तलाक नहीं है। अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं था, इराक में 3 तलाक नहीं था। ये सब मुस्लिम देश है। हमारे ही भारत ने मुस्लिम बहनों को ये 13वीं शताब्दी का कानून बता रहा था। मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बटन दबाकर और बीजेपी के सांसदों ने बटन दबाकर 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। इसको भी हमको याद है। 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 2019 में आया था, अभी 2022 चल रही है, 5 महीना आया, 3 साल 2 साल
के अंतर्गत 80% 3 तलाक से घटनाएं घट गई। 80%, यानी मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराने का काम हुआ है, तो वह भी मोदी जी ने किया। और यहाँ गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, इनको अगर ताकत देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। और मोदी, बोलो मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ, ठीक नहीं बोल रहा हूँ? देखो कैसे किया, इसको भी आप समझो। मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि जनधन का खाता खुलेगा, बोला था कि नहीं बोला था? आज चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश और राहुल जी ने मोदी जी की खिल्ली उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से खाता खुलवा रहा। अरे चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, तुमको गरीबी मालूम क्या थी? तुमको क्या मालूम कि इस 130 करोड़ के देश में बैंक का खाता खुलवाने वालों की संख्या सिर्फ 3.25 करोड़ थी। यानी 130 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ लोग, गरीब आदमी खाता नहीं खुलाता था। क्यों नहीं खुलवाता था? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो खाता खुलवा। दूसरा, उसके पास गारंटर नहीं था कि कोई गारंटी दे सकेगा। मोदी जी ने कहा तुमने खाता इसलिए नहीं खोलना है कि तुमने पैसे डाले हैं, तुमने खाता इसलिए खोलना है कि मोदी उसमें पैसे डालेगा और तुम्हारे विकास में काम करेगा। और दूसरा, तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी। और आपको जानकर खुशी होगी, आज 40 करोड़ लोग खाता धारक हैं। और जब कोरोना आया तो माताएं बहनें जानती हैं, न बैंक खुला था, नहीं पोस्ट ऑफिस खुला था, नहीं पोस्टमैन था, नहीं मनी ऑर्डर था, सब लॉकडाउन था 3 महीने के लिए। और मोदी जी ने 3 महीने के लिए 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाने का काम किया और उनके चूल्हा के जलने का इंतजाम किया। 1,000 रुपए बुजुर्ग के, अपाहिज के, बेचारा विकलांग भाई, दिव्यांग भाई, उस दिव्यांग भाई के भी 1,000 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से किया। यह है आज बदलता भारत। एक समय में राजीव गांधी बोलते थे कि 100 रुपए भेजते हैं तो 85-20 में खर्च हो जाता है, 15 मिलता है आदमी को। अभी मोदी जी ने जनधन खाता खुलवा दिया। अब कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, 100 का 100 टका सीधे आपके खाते में पहुंचता है, उसको याद रखिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 63 लाख लोगों को मकान मिला कि नहीं मिला? 2 करोड़ 63 लाख। और यहाँ पर भी लगभग 35 लाख के आसपास मकान यहाँ उत्तर प्रदेश में बने हैं। और कैसे मकान बने? रसोई अलग, उसमें गैस का चूल्हा अलग, गैस का कनेक्शन अलग, सिलेंडर अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए कमरा अलग और टेरेस अहाता अलग। और घर का मालिक अब मालिक नहीं है, मालकिन घर की मालिक होगी। महिला सशक्तिकरण हुआ है, इसको भी आपको याद रखना। इसलिए अपने इस इलाके में चाहे जनधन खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री विकास योजना हो या आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सारे काम हुए। आप बताइए, हमारे किसान भाई, आपको किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए हर तीसरे महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखिए, बहुत से लोग किसान के नेता बने, बहुत से लोग किसान के नेता बने, लेकिन किसान के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। जो काम किया है वो मोदी जी ने किया किसानों के लिए। और 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए 10 किस्तों में 10 करोड़
10 लाख किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था कि किसान पेंशन लेगा? आज लगभग 1 करोड़ 70 लाख, क्षमा करिएगा, 70 लाख के आसपास लोग किसान पेंशन लेने लगे। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी। मित्रों, आयुष्मान भारत आपको मालूम है, आज से पहले अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए तो इलाज कराने के लिए उसका घर बिक जाता था। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मऊ से भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ओपी राजभर ने कहा कि भाजपा विकास की नहीं, जात पात की बात करती है। तो वहीं ओपी राजभर ने दावा किया कि इस बार सपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बाबा शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, रोजगार पे बात नहीं कर सकते। उनके ललका सांड जो घूम रहे हैं उससे हम किसानों को कैसे निजात पहुंचा दें, नौजवानों को रोजगार कैसे दे दें, प्रदेश में देश में बढ़ती हुई महंगाई से कैसे हम निजात दिला देंगे। संविधान है, संविधान से देश चल रहा है, संविधान के दायरे में जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम ये काम कर रहे हैं। योगी बाबा बुलडोजर चलावें और चाहे वो पोपलैंड चलावें, और उनसे अगर पूछा जाए कि खाली ये जाति चीन के चलाते हो, अगर उनके नेता से पूछिएगा योगी बाबा से कि जाति चीन के चलाते हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पे चलेगा, ब्राह्मण पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन योगी जी के बिरादर पे क्यों नहीं चलेगा। % पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आप जहां खड़े हैं मऊ में 4 सीट जीत रहे हैं, बलिया की 7 जीत रहे हैं, आजमगढ़ की 10 जीत रहे हैं, अम्बेडकर नगर 5 जीत रहे हैं, गाजीपुर की 7 जीत रहे हैं, बनारस में 6 जीत रहा हूं। दो दिन के बाद बता दूंगा। गोरखपुर में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। बसपा के प्रत्याशियों के लिए सतीश चंद्र मिश्रा वोट मांगने के लिए पहुंचे। इस दौरान एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने उनसे खास बातचीत की। सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी, आज छठा चरण का जो मतदान है उसकी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, फिर 7वां चरण है। आप पूर्वांचल में घूम रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है? देखिए, 5 जो फेजेस हुए हैं, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के वोट पड़ रहा है, और बिल्कुल निश्चित रूप से जिससे हम यहाँ पर घूमे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और जो रैली बहन मायावती जी की हुई थी यहाँ पे ऐतिहासिक, जिसमें कई लाख लोग थे, ये सब दिखाता है कि छठा चरण भी बहुत अच्छा जाएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, छठे चरण में और 7वें चरण में परफॉर्मेंस क्या रहेगा बसपा का, अगर हम सीटों के लिहाज से? देखिए, सीटों गिनती हम लोग अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये जानते हैं हम लोग कि हम जो पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, ये 2 चरण हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का चरण है। बिल्कुल नहीं, उनका कोई चरण नहीं है। हमेशा से बीएसपी का रहा है, और बीएसपी अब की बार जितना पिछली बार रहा है, जो हमेशा रहता जब पीक में हम लोग थे, उससे अब की बार अच्छा रहेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है, तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है। नहीं, ये कर्मभूमि किसी की नहीं है, ये कर्मभूमि हम लोगों की है। यहाँ ब्राह्मण समाज जो है, जो बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी से, और वो सब के सब जो हैं वो अब की बार एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं, इसीलिए अचंभित करने वाले रिजल्ट मिलेंगे। अखिलेश यादव का क्या होगा? अब वो तो देखिए, उन्हीं से पूछिए, उनके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा बहुत भीड़ हो रही है और हम 400 के पार जाएंगे। वो उनको इसी उम्मीद में बने रहे। 400 के पार, उसी में उम्मीद है। आप बता रहे हैं 400 403 क्यों नहीं कह रहे हैं, ये पूछिए उनसे। सतीश चंद्र मिश्रा मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि 403 भी जीत ले कोई। गोरखपुर में आज प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी प्रचार कर रहे हैं। उनसे भी बात की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। आइए आपको सुनवाते हैं। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। महेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि छठा चरण है, 7वां चरण है पूर्वांचल का, किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? देखिए, धीरे धीरे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी जैसा वातावरण होता चला जा रहा है, और हमको लग रहा है कि जिस तरीके से जनता जनार्दन आगे बढ़ कर के आई है, इससे प्रतीत हो रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी 350 के पार जाएगी और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हर किसी के मन में इच्छा है कि जो सुरक्षा की भावना पूरे उत्तर प्रदेश में विकसित की गई है, कानून का राज स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटा है। और बड़ी बात है कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, और भगवान सूर्य भी पूरब की तरफ से आते हैं और पश्चिम की तरफ जाते हैं, और इसलिए लोगों को लग रहा है
कि यहाँ तो कमल हर सीट पर खिलने जा रहा है, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। वो वातावरण पूरी तरीके से पूर्वांचल में दिखाई पड़ रहा है। कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? देखिए, पूरी तरीके से कमल खिलेगा और कमल खिल चुका है। 5वें चरण के चुनाव के बाद आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ चुकी है। 2 चरणों के चुनाव को हम लोग सरप्लस करेंगे और निश्चित रूप से हम 350 के पार जाएंगे। फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बना। अखिलेश यादव साइकिल चलाने की बेहद कोशिश कर रहे हैं और बहुत रफ्तार से चलाने की कोशिश। पूरी उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है, जनता ने उसको पंचर कर दिया और इसी अखिलेश यादव अपना संतुलन भी खो चुके हैं और उनके सर पर जो भूत मंडरा रहा है 10 मार्च के बाद और तेजी से मंडराएगा और इसीलिए वो भारत को छोड़ने की योजना पहले से बना चुके हैं। अपना टिकट पिकनिक के लिए बुक करा चुके हैं। बुलडोजर हमेशा मुद्दा बना हुआ है हर चरणों में, इन चरणों में भी रहेगा क्योंकि ये पूर्वांचल की धरती है। देखिए, जनता इस बात को चाहती है कि वास्तव में जिन्होंने गरीबों पर कब्जा किया है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया है और जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार और दुराचार पिछले 2012 से लेकर 17 तक रहा है और दंगाइयों ने जिससे उत्तर प्रदेश को रौंदा है, उससे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको मुक्त कराया है। हर किसी के मन में इच्छा है कि बुलडोजर और तेजी के साथ चलता रहे और अवैध कब्जेदारों से इसको मुक्त कराया जाए और गरीबों में जिस तरीके से वितरण का अभियान योगी जी ने चलाया है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता खुशी से बेहबल है और सबके मन में है कि फिर से कमल का फूल खिले और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आइए सीधा आपको सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। विशेष रूप से आया भाइयों बहनों, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको 2017 के पहले भी बिजली मिलती थी क्या? आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। और भाइयों बहनों, 2017 के बाद सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना? आज तो बिजली में कोई भेदभाव नहीं होता है और जहां जहां श्री राघवेंद्र सिंह जी ने और श्री जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि गांव में बिजली नहीं पहुंची है, उन गांवों में भी हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया। अगर इस सब के बावजूद भी कोई बचा है तो सूची नोट करवा दीजिए, उन सब में भी बिजली होगा और फ्री में कनेक्शन भी देंगे। कोरोना कालखंड में हम सब रह रहे हैं भाइयों बहनों। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली? सब लोग ले लिए। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, किसी जरूरतमंदों को वैक्सीन नहीं मिल पाती। लेकिन बिना किसी पैसे के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन भी मिल गई और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिला होगा कि राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। भाइयों बहनों, दाल, तेल और नमक है कि नहीं है? क्या ये 17 के पहले मिलता था क्या? सपा की सरकार के समय उनके सारे गुर्गे राशन खा जाते थे और मोहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि गरीबों का पूरा राशन हजम कर जाता था। लेकिन आज हर गरीब को, हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।